हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक ज्ञान की इस कक्षा में आइए हम नई यूनिट की ओर चलते हैं। इसका नाम है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। से आप क्या समझते हैं, इसको हम समझेंगे। पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर की कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जाने, जो इस चैप्टर में बार बार लिखी मिलेंगी। जैसे एक कण शब्द लिखा मिलेगा। कण क्या है? कण क्या है? क्वेश्चन बात उठती है। कण किसी वस्तु का वह नगण्य आकार, मीन्स नगण्य आकार है, यानी वह वस्तु जिसका आकार क्या होता है? नगण्य होता है। वह वस्तु जिसका आकार क्या होता है? नगण्य होता है, जिसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सके। इसे हम अंदर की बनावट को छोड़ दें, नगण्य कर दें, मान उसको निग्लेक्ट कर दें, उसे हम कण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इसका आकार क्या है? नगण्य है। आंतरिक बनावट हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसकी उपेक्षा कर दी कि इलेक्ट्रॉन किन किन कणों से मिलकर बना है। इसे हम क्या कहेंगे? कण। प्रोटॉन। प्रोटॉन एक सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म आकार जो है नगण्य है। आंतरिक कणों की हमने उपेक्षा कर दी, इसलिए इसे क्या कहा गया? कण कहा गया। दूसरी बात आती है निकाय। निकाय क्या है? कई कणों से मिलकर बनी समूह को क्या कहते हैं? निकाय। अनेक कणों या वस्तुओं से मिलकर बनी व्यवस्था को क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। जैसे निकाय की बात की हमने, दूसरा शब्द है हमारे पास निकाय। छोटी छोटी परिभाषाएं थोड़ी देर के लिए समझ लें, क्योंकि यह शब्द हमें बार बार लिखे मिल रहे हैं। हमसे पूछा जाए कण का कोई निकाय, तो इन शब्दों को लिखने का तात्पर्य हमें आना चाहिए। निकाय क्या होता है? कई कणों, कई वस्तुओं, कई चीजों को मिलाकर जो व्यवस्था बनाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे। जैसे शांत जल में एक नाव है, नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो नाव और 5 व्यक्तियों को मिलाकर जो समूह बना, उसे हमने क्या कहा? एक निकाय कहा। उसे हमने क्या कहा? निकाय कहा। परमाणु, कई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, उसे हमने क्या कहा? निकाय। तो निकाय वाली बात आ जाएगी जब भी अपने पास, तो हम बात करेंगे जिसकी आंतरिक बनावट, अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में भी जाने, उसे क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे। फिर बात आती है आंतरिक बल। आंतरिक बल क्या होती है? जब कोई निकाय बनता है तो निकाय की जो वस्तुएं होती हैं जिनसे वो निकाय बना, वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करती हैं, उसे हम आंतरिक बल कहते हैं। इंटरनल फोर्स। आंतरिक बल क्या होगा? छोटी छोटी परिभाषाएं ऐसी सामान्य रूप से समझ लें, जिससे ये शब्द हमें लिखे मिलेंगे तो हम इनको एक्सप्लेन कर सके। वहां जो निकाय बना होगा, निकाय के अंदर की जो वस्तुएं होंगी, जो कण होंगे, वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करेंगे, उस बल को हम कौन सा बल कहेंगे? आंतरिक बल कहेंगे। और जैसे नाव थी, नाव में 5 व्यक्ति बैठे थे, पांचों व्यक्ति एक दूसरे पर धक्का लगाएं, तो वह बल कौन सा बल कहलाएगा? आंतरिक बल। आंतरिक बल से किसी वस्तु में, किसी निकाय में गति नहीं होती है। हम सोचे हम नाव में बैठे हुए, हम इसे धक्का देंगे तो नाव आगे को बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह कौन सा बल है? आंतरिक। अब अवस्था में परिवर्तन केवल किस बल के कारण होता है? न्यूटन ने कहा बाह्य बल के कारण। तो बाह्य बल क्या होगा? निकाय के बाहर से, निकाय के अलावा बाहर की वस्तुओं से जो बल आरोपित होगा, उसे हम कौन सा बल कहेंगे? बाह्य बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे? बाह्य बल। निकाय के बाहर की वस्तुओं द्वारा आरोपित बल को हम कौन सा बल कहेंगे? बाह्य बल कहेंगे। और विलगित निकाय क्या होगा? ऐसा निकाय जिस पर बाह्य बल का मान क्या हो? शून्य हो। ऐसा निकाय जिस पर बाह्य बल का मान क्या हो? शून्य हो। उस निकाय को हम कौन सा निकाय कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हमने जो शब्द जाने उन्हें एक बार हल्का सा रिपीट कर ले। सबसे पहले कण जाना। कण एक सूक्ष्म आकार, नगण्य आकार की वस्तु है, जिसके आंतरिक संरचना को हम, या आंतरिक कणों की हम क्या कर देते हैं? आंतरिक संरचना की हम क्या कर देते हैं? उपेक्षा कर देते हैं। हम इसी को कई कणों से मिलकर बनी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे। निकाय के बाद आंतरिक बल। निकाय के अंदर जो कण हैं वह एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं, उसे हम कौन सा बल कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं। बाह्य बल क्या होगा? निकाय के बाहर की वस्तुओं द्वारा जो बल आरोपित किया जाएगा, उसे बाह्य बल कहेंगे। विलगित निकाय क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान क्या हो? शून्य हो, उसको हम कहेंगे विलगित निकाय कहेंगे। बाहर से कोई बल नहीं। अब बात आती है द्रव्यमान केंद्र क्या है? द्रव्यमान केंद्र, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है अपना।
द्रव्यमान केंद्र क्या है? सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र के बारे में समझें। किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उस वस्तु का समस्त द्रव्यमान काल करता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान क्या करता है? काल करता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र को हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसके समस्त बल, बाह्य बल का क्या किया जाता है? अनुमान लगाया जाता है कि कितना बाह्य बल लगा रहे हैं इस बिंदु पर पता चलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। एक और तरीके से कह सकते हैं, किसी पिंड का वह बिंदु जो उस पिंड की समस्त वेग को क्या करता है? व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वैसे सबसे बढ़िया परिभाषा, वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान क्या करता है? काल करता है, कौन सा केंद्र कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान क्या करता है? काल करता है, उस बिंदु को हम पिंड का कौन सा केंद्र कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। बात क्लियर है द्रव्यमान केंद्र की? थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक शब्द और मिलेगा, गुरुत्व केंद्र। कौन सा केंद्र? गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? एक शब्द हमने पीछे पढ़ा, गुरुत्व केंद्र। पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त भार काल करता है। देखो यहां पर पिंड के इस बिंदु पर उसका द्रव्यमान काम कर रहा था, पूरा का पूरा द्रव्यमान यहाँ है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इसका भार काल करें तो इस केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे? गुरुत्व केंद्र कहेंगे। सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ भार काम कर रहा होगा, यहाँ द्रव्यमान काम कर रहा। भार m/g होता है, m/g, यानी यह बिंदु जो है गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र वैसे तो सम्मित ही होंगे, दोनों पिंडों के दोनों एक ही होंगे, लेकिन क्षेत्र में परिवर्तन होने पर गुरुत्व केंद्र अलग होगा, द्रव्यमान केंद्र अलग होगा। बात नहीं आई समझ में? हम ऐसे समझें, कोई पिंड है, छोटा पिंड है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वही उसका गुरुत्व केंद्र होगा, सामान्य रूप से एक ही क्षेत्र में रखा। अगर हम बात करें एक पहाड़ की, बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुई वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र अलग होगा, लेकिन गुरुत्व क्षेत्र क्या, गुरुत्व केंद्र क्या होगा? अलग, क्योंकि उस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा? अलग अलग है, बहुत बड़े एरिया में फैला है वो। यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र अलग है, यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र अलग है। क्षेत्र बदल जाने पर, क्षेत्र में भिन्नता होने पर गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ही क्षेत्र में है वस्तु तो उसका गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु होगा, जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान काम करेगा, वहीं पर उसका कौन सा समस्त भार भी क्या करेगा? काल करेगा। हमें चैप्टर में जानना है किसके बारे में? द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानना है। तो हम शुरुआत करते हैं द्रव्यमान केंद्र की। वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान क्या होता है? काल करता है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। क्या कहा हमने द्रव्यमान केंद्र के बारे में? सिंपल सी बात कही, वह बिंदु जिस पर पिंड का समस्त द्रव्यमान क्या करता है? काल करता है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर उसके समस्त बाह्य बलों का योग प्राप्त किया जा सकता है। यानी जिस बिंदु पर पिंड का समस्त बाह्य बल काल करे उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो पिंड की स्थानांतरण गति को क्या करता है? पिंड के वेग को क्या करता है? व्यक्त करता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। चलिए आगे भी बढ़ें। द्रव्यमान केंद्र जान लिया। द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर पिंड का समस्त भार काल करेगा। वैसे तो दोनों एक ही होते हैं, लेकिन अगर क्षेत्र अलग अलग है, क्षेत्र में भिन्नता है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय एक पिंड रखा है, वहां पर द्रव्यमान केंद्र तो एक जगह निकल आया, लेकिन अगर वहां गुरुत्वीय क्षेत्र अलग अलग है उस पिंड पर, तो गुरुत्व केंद्र क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र से क्या होगा? भिन्न होगा। अब हम जानने चाह रहे हैं, एक द्वि कणों से मिलकर बना एक निकाय है, उसका हम द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहते हैं। क्या कहा? क्वेश्चन सुने, द्विकण के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। मीन्स एक द्विकण का निकाय है, यानी एक सिस्टम है जो क्या है हमारे पास?
टू पार्टिकल से क्या है बना हुआ है। एक सिस्टम है, दो पार्टिकल से क्या है वो बना हुआ है, उसका हमें द्रव्यमान केंद्र क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम ऐसे बात करें, हमारे पास यह एक्सेस है, एक निकाय यह है, इसका कण एक m1 द्रव्यमान का है, दूसरा कण m2 द्रव्यमान का है, दो कणों से यह मिलकर बना है। एक का स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, दूसरे का स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र के बीच में होगा सेंटर ऑफ मास, उसका स्थिति सदिश क्या होगा, RCM वेक्टर होगा, और RCM वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 होगा। एक कोई निकाय है, यह निकाय, इस निकाय दो कणों से मिलकर बना है, इनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं। एक निकाय A और B दो कणों से मिलकर बना है, इन कणों के द्रव्यमान m1 व m2 है, इनकी स्थिति सदिश क्रमशः क्या है, r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा, RCM वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। हमें इस सूत्र का क्या करना है, सत्यापन करना है। वैसे सत्यापन नहीं पूछा गया अभी तक, प्रूविंग नहीं पूछी गई इसकी, लेकिन हम इसको प्रूफ करते हैं सूत्र कहाँ से आया, जिससे आगे के जो सूत्र हैं उन्हें पढ़ने में हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे पास एक निकाय है, ए कण है, दूसरा कण बी है। कितने कणों से मिलकर बना, दो कणों से। कण ए पर बाह्य बल कितना लग रहा, F1 लग रहा। इस पर बाह्य बल कितना है, कण एक पर ऐसे, कण दो लिए, कण एक है और कण दो, कण एक पर बाह्य बल, थोड़ी जगह बना के चले क्योंकि कोई डायरेक्शन इसी पर करनी है। कण एक पर बाह्य बल F1 तथा कण दो पर बाह्य बल F2 है। कण एक पर, कण दो के कारण आंतरिक बल F12 तथा कण कण दो पर कण एक के कारण आंतरिक बल F21 है। यही होगा। कण एक जो है हमारे पास, कण एक का वेग v1, कण दूसरे का वेग v2 है। जरा देखें, कण एक पर नेट बल कितना हो गया, F1 लगा प्लस F12 लगा। कण दो पर नेट बल कितना हो गया, कुल बल F2 प्लस F21 हो गया। कन्फर्म इतनी। नेट बल जो होगा, हमने पीछे पढ़ा है, किसी कण पर लगने वाला कुल बल उसके संवेग में परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाला नेट बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। कहां से आया यह नियम, कहां से आया, न्यूटन का नियम।
न्यूटन ने कहा था किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। अर्थात इसलिए क्या हो गया, dp1 अपॉन dt बराबर f1 प्लस f12 तथा dp2 अपॉन dt बराबर f2 प्लस f21। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या करें, समीकरण 1 प्लस सेकेंड करते हैं, dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt बराबर f1 प्लस f12 प्लस f2 प्लस f21। जरा गौर करें, चूंकि p1 बराबर m1 v1 कण एक का संवेग तथा p2 बराबर m2 v2 तथा f12 बराबर माइनस f21 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बात समझे। हमने कहा जब वस्तु पर वेग है तो संवेग तभी तो आया, तो पहले कण का संवेग m1 v1, दूसरे कण का संवेग m2 v2 और जे बराबर रख दें d अपॉन dt m1 v1 प्लस d अपॉन dt m2 v2। यह f1, इसकी जगह क्या लिख सकते, माइनस f21 प्लस f2 प्लस f21। दिस इज कैंसिल बाय दिस, वह टोटल बल हो गया। m1 बाहर आ गया, d अपॉन dt v1 प्लस d अपॉन dt m2 बाहर ले लो यहाँ, d अपॉन dt v2 बराबर नेट बल हो गया f1 प्लस f2 माने कुल बाह्य बल हो गया। कुल बाह्य बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, कुल बाह्य बल। जरा इसे देखें, चूंकि v1 बराबर लिख सकते dr1 वेक्टर अपॉन dt, अगर हम तीर लगा के लिखेंगे तो सब पे तीर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और बिना तीर के लिखेंगे तो सब बिना तीर के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तथा v2 बराबर dr2 अपॉन dt, एक लाइन और बढ़ा लें, तथा f बराबर कैपिटल M इंटू ए, f बराबर कैपिटल M इंटू ए बराबर रख दें यहाँ पर m1 d स्क्वायर अपॉन dt हो जाएगा इंटू r1, यह हो जाएगा m2 d स्क्वायर अपॉन dt हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा r2, इन पे भी स्क्वायर चलेगा, ठीक है ना, ये d का d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ आओ, कैपिटल M मीन्स कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना है निकाय का m1 प्लस m2, और त्वरण क्या हो गया a, त्वरण क्या हो गया a। इसमें से कॉमन ले लें, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, अंदर बच्चा m1 r1 प्लस m2 r2, इसे लिखा है m1 प्लस m2। त्वरण, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और वेग को क्या लिख सकते हैं हम, dr अपॉन dt, तो इसको इसके नीचे ले आए, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस, इसके नीचे आ गया, यहाँ इसे लिख सकते हैं d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, जीरो जी कट गया, तो r बराबर क्या आ गया, इससे पता चलेगा r बराबर क्या आ जाएगा दिस। यहाँ पर देख ले इस लाइन को, इंप्लाइज दैट r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस, अब एरो के रूप में लिखते तो सब एरो आते, तो यहाँ एरो लगा देते हैं। द्रव्यमान पे इसलिए तीर नहीं लगता क्योंकि द्रव्यमान की ऐसी राशि है अदिश राशि। हमने क्या कहा, फिर से पूरी बात एक बार रिपीट कर देते हैं, हम पूरे भाग को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इसके सत्यापन को फिर से सुन लो। हमारे पास एक निकाय है, कितने कणों से मिलके बना, 2 कणों से मिलके बना। कण 1
कण 1 और दूसरा कण क्या है m2 द्रव्यमान का 2। कण 1 इसका वेग v1, इसका वेग निकाय में कितना है v2 है। कण 1 का वेग v1 है, कण 2 का वेग क्या है v2। कण 1 पर लगने वाला बाह्य बल, कण 1 पर बाह्य बल F1 तथा कण 2 द्वारा आरोपित आंतरिक बल कितना है F12 है। तब कण 1 पर नेट बल कितना हो जाएगा, नेट बल F1 प्लस F12, चाहे स्मॉल f के पदों में लिख लो चाहे कैपिटल F, कोई दिक्कत नहीं। अब कण 2 पर बाह्य बल क्या है F2 तथा कण 1 द्वारा 2 पर आरोपित आंतरिक बल कितना है F21। तब कण 2 पर नेट बल कितना हो गया, नेट बल F2 प्लस F21। क्लियर है इतनी बात। इसका नेट बल, इसका नेट बल निकल आया। अब जरा गौर करो, नेट बल चूंकि हम जानते हैं कण किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के उस कण के संवेग में परिवर्तन की समय दर के बराबर। तो कण 1 पर नेट बल बराबर F12 प्लस F12, ये क्या निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं। अगर आप तीर लगा रहे हो तो शुरू से सब पर तीर लगाते जाएं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और तीर नहीं लगाओ तो फिर किसी पर नहीं लगाना, सबको एक ही उसमें लेना, ठीक है। हम सबको तीर के पिछले वाले भाग में हमने उससे संवेग क्या लिखेंगे d। अब दूसरी बात, आप कण 2 पर नेट बल क्या है F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, और ये कैसे निकालोगे, d P2 वेक्टर अपॉन संवेग में परिवर्तन की समय दर कुल बल होती है। दोनों जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ें, dP1 वेक्टर अपॉन dt प्लस dP2 वेक्टर अपॉन dt बराबर F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21 वेक्टर। इसको क्या लिख सकते, d अपॉन dt संवेग द्रव्यमान वेग, d अपॉन dt द्रव्यमान वेग, यहाँ F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस नहीं 12 वेक्टर था ये, F2 वेक्टर प्लस माइनस हो जाएगा जी माइनस F12 वेक्टर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर होता है। एक वस्तु दूसरे पर जितनी क्रिया करती है दूसरी वस्तु पहले पर उतनी ही क्रिया काल करती है। जरा देख लें, M1 बाहर ले लें, d अपॉन dt B1 वेक्टर, M2 बाहर आया, d अपॉन dt B2 वेक्टर, दिस इज कैंसिल बाय दिस, ये आ गया F1 प्लस कुल बल हो गया ये, चूंकि B1 बराबर होता B1 वेक्टर d R1 वेक्टर अपॉन dt तथा B2 बराबर d R2 वेक्टर अपॉन dt। रख दो यहाँ पर, क्या बनता है M1 d अपॉन dt d R1 वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। M2 d अपॉन dt क्या आएगा, d R2 वेक्टर अपॉन dt, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये हो गया कुल बल F, कुल बल F। कुल बल कैसे निकाल, कुल द्रव्यमान गुणा कुल त्वरण, इसे हम लिख सकते M1 d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर R1 वेक्टर, इसे लिख सकते M2 d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर R2 वेक्टर,
वैसे लिख सकते द्रव्यमान गुणित त्वरण। कुल त्वरण कैसे निकालोगे? वेग में परिवर्तन। इसको ऐसा करो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, अंदर बचा m1 r1 वेक्टर प्लस m2, इसे ऐसा ही रहने दो। इसे लिख सकते हैं त्वरण डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे यही तो होता त्वरण। दो बार अवकलन, पीछे वाले चैप्टर को याद करो। इसको हम अंदर ले जाएं या इसको इसके नीचे ले आएं तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या आ गया? तुलना कर दो, m1 r1 प्लस m2 m1 प्लस m2। कभी सत्यापन पूछ लिया जाए तो आप कर सकते हैं, फिलहाल तो बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक है, चले आगे। यह तो था स्थिति सदिश के रूप में। अगर हमारे पास निकाय जो है कार्तीय घटक के रूप में दे दे तो कैसे निकालेंगे? देखते हैं, उसको समझते हैं।